स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना जो सेट नंबर 2 चल रहा है हमारा 2021 का, उसका अगला पार्ट देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं, वो दोनों छोटे छोटे हो गए थे क्योंकि एक बार प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो कट हो गया था बीच में से। फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। दो बातें सवाल में कही गई है। बोल रहा है कि कोई धनात्मक है और समपूर्णांक है, आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि उसका जो रूप होता है वो 2q के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, माना कोई सम धनात्मक पूर्णांक, माना कोई सम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, a। ठीक, मान लिया कि मैंने कोई सम धनात्मक पूर्णांक माना है a। अब तो b बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो कुछ मानना होता है a को मान लेते हैं, फिर b की वैल्यू क्या रखते हैं, जो क्वेश्चन में हमारा q का गुणज होता है। यहां पर 2 है, अगर बोलता 3q के रूप का है या 5q के रूप का है, 6q के रूप का है, तो b को हम वैसे ही 3, 5, 6 यही सब मानते हैं। यहां पर 2q के रूप का सिद्ध करना है तो b को क्या मानेंगे, अपना 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बात आ जाएगी, a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r। तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, 2q प्लस r। बात समझाए, जहां r जो है हमारा, r की पॉसिबिलिटी, r मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल क्या होंगे, शेषफल होने की क्या क्या संभावनाएं हैं। इस शेषफल का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही बराबर हो सकता है। शेषफल सदैव हमारे भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है। भाजक कौन है, 2 है ना इस समय। शेषफल का मान सदैव भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, और शून्य से हमेशा क्या होगा, बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है। बातें समझ में आ गई इतनी। ये है मेरे r का एक क्राइटेरिया, रेंज है कि r की वैल्यू 0 और 2 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो फिर मैं r के अगर संभव मान निकालना चाहूं तो r के संभव मान क्या होंगे, बोलिए। एक तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 2 से छोटा, यानी केवल 2 ही चीजें संभव है यहां पर, या तो 0 या फिर क्या 1। अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी और नहीं कटेगी तो शेषफल क्या आएगा, 1। समझ में आ गई बात। तो यहां पर r बराबर 0 पर जो मेरा a का रूप बन रहा है, a बराबर कितना, a बराबर कितना भैया, 2q बनेगा। कब, r बराबर 0 पर, r बराबर कितने पर, और a का एक रूप और बनेगा 2q + 1, ये किस पर, r बराबर 1 पर। मैं देख रहा हूं भैया a जो मैंने तुम्हें सम धनात्मक पूर्णांक माना है, तुम्हारा 2 ही क्राइटेरिया है, ठीक है ना। या तो तुम 2q बनोगे या 2q + 1 बनोगे। अब मुझे पता है किसी भी सम संख्या में, जैसे 2 का गुणज है तो सम है, +1 जोड़ दिया गया तो ये विषम का प्रारूप बन गया। यानी सम होने की क्राइटेरिया में आपकी ओर को हम a का वैल्यू 2q ही लेंगे, 2q + 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गया है, दोनों बातें एक साथ सिद्ध करने को बोला गया है। बोलिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जब दोनों को मानना था तो मुझे यहां पर ये सम चीज अब हटानी पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर सम मान के चलूंगा तो अभी मैं स्पेशली सम के लिए ही यह बात सिद्ध कर पाऊंगा, ठीक है ना। मैंने a को क्या मान लिया है, अभी माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब b बराबर कितना, 2, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मुझे 2 रूप मिले, इन दोनों रूपों में a धनात्मक सम होने की कंडीशन में ये रूप बन रहा है और विषम होने की कंडीशन में ये रूप बन रहा है। दोनों चीजें प्रूव होगी, 2 ही रूप संभव है। समझ में आ गई बातें। अब यहां पर 2 कंडीशन लिखेंगे, जब a सम धन पूर्णांक होगा तो a बराबर कितना, सिर्फ 2, ठीक है ना।
फिर दूसरी कंडीशन में जब ए क्या होगा, विषम धन पूर्णांक होगा, तो ए बराबर कितना 2q प्लस। बात समझ में आई? ठीक है ना। अतः पूरी फाइनल लाइन कर देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक में अगर वो सम है तो उसका रूप क्या रहेगा, 2q के रूप का होता है, और अगर विषम है तो क्या रहेगा 2q प्लस 1 के रूप में होता है। अतः कोई धनात्मक, अतः कोई समधनात्मक पूर्णांक है ना, समधनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का तथा कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। समझ पाए बात को? अब आपको अगर तो इसमें जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बस ये सोच रहे हो क्यों मैं 2q ले रहा हूं, क्यों मैं 2q प्लस 1 में विषम ले रहा हूं, है ना। तो बस एक जनरल सी बात है भाई, 2q अगर मैं ले रहा हूं तो 2q का मतलब क्या है, अगर आप किसी सम संख्या से किसी पूर्णांक का गुणा कराते हो, ठीक है ना, तो वो चीज हमेशा आपकी सम ही रहेगी, क्योंकि जो चीज 2 से कट जाए वो क्या होता है, सम होता है। और किसी भी सम संख्या में अगर 2q सम हो गई, किसी भी सम संख्या में आप 1 जोड़ दीजिए तो वो हमेशा क्या बन जाएगी, विषम। इसलिए जब मैं a को सम मानूंगा तो मैं सिर्फ 2q लेके चल सकता हूं, और जब a को मैं विषम मानूंगा तो मैं a को 2q प्लस 1 लेके चलूंगा। ठीक है ना, समझ में आई चीजें? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बिंदु दिए गए हैं हमें, 8,1 k, -4 2, -5। ठीक है ना। ये बिंदु बोला जा रहा है कि यदि ये बिंदु संरेख हैं, क्या है, क्या है, संरेख हैं, तो k का मान बताइए। संरेख शब्द समझ में आता है, संरेख, संरेख साथ में रेख, एक ही रेखा। संरेख का मतलब क्या हो गया, एक ही रेखा में, कोलाइनर। समझ में आ गई बात, कि अगर ये 3 बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में है, तो इनको क्या बोलेंगे, संरेख। आप एक ही रेखा के साथ में हो। तो संरेख होने का आपको प्रतिबंध बताया गया था, ठीक है ना, कई टॉपिक हैं इस पर, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट इसका जुगाड़ होता है वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, कि ये 3 बिंदु संरेख हैं तो पक्का तीनों बिंदुओं से मेरा कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाला है। ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, ठीक है ना, तो संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, x बाहर, ठीक है ना, अंदर क्या होता है y माइनस वाई, फिर x बाहर y माइनस वाई प्लस x बाहर y माइनस बराबर 0। बोलोगे ये कौन सा फार्मूला है? फार्मूला नहीं है, फार्मूला याद करने का जुगाड़ है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके 1/2 होता है ना, वो 1/2 उधर जाकर 0 हो जाता है, तो प्रतिबंध लिखते समय मैंने 1/2 को नहीं लिखा है। आप जब भी इस फार्मूले को, थोड़ा लंबी फार्मूला है, तो किसी भी बड़े चीज के लिए आप छोटी छोटी ट्रिक रखते हो, उस ट्रिक से आसानी से फार्मूला याद हो सकता है आपको। तो आपको ये याद रखना कि x बाहर रहेगा, अंदर में y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। फिर नंबरिंग क्या याद रखोगे आप, 1 से शुरू करेंगे, बोलिए 1 2 3, हो गया 1 2 3। अब बाहर ये याद रखना कि जो बाहर आपने x लिखा है, एक बार 1 हो गया, फिर एक बार क्या हो गया 2 हो गया, फिर एक बार क्या हो गया 3 हो गया। अब सीरियल बनाना आता है ना, जैसे 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3। अब जब ये 2 से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 में 2 के बाद क्या आता है, और 3 के बाद क्या आएगा, समझ आ गया। जब मैं यहाँ 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, बात समझ में आई, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये क्या है मेरा, संरेख होने का प्रतिबंध है। और प्रतिबंध मतलब क्या, कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहां पर 1/2 भी होता है ना,
तो वो अगर क्षेत्रफल सोचो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, मतलब त्रिभुज का निर्माण हो नहीं रहा है, कारण बिंदु संरेखा। आगे बात समझ में? तो यहां पर इन चीजों को उठाकर रख दिया जाए। मान लेते हैं ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2 है, ये x3 है और ये क्या है y3 है। तो x1 की वैल्यू क्या रखी जाए 8, y2 की वैल्यू क्या रखी जाए -4, माइनस y3 की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू माइनस y1 की वैल्यू 1 प्लस x3 की वैल्यू y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। गुणा करा लेते हैं, 5 माइनस 4 प्लस का 1, 8 1 के 8, 8 ही रहेगा, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के 4 और 1 5, 5 दूना 10 बराबर किसके 0 के। 8 माइनस 6 के प्लस 10, 8 और 10 दोनों पॉजिटिव हैं, 18 हो जाएंगे। माइनस 6 को इधर भेज देते हैं, प्लस हो जाए, और इधर क्या हो जाएगा 18, 6 के 6 6 3, सो k इज इक्वल टू 3। समझ में आया? नोट कीजिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री माइनस 3 tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री माइनस tan 50 इंटू tan 50 डिग्री। समझ पाए? 3 sin 68 बटे cos 22 है, माइनस 3 tan 40 है, tan 45 है इंटू tan 50 है, बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने। इसको सॉल्व करना है और इसमें बताना इस पूरी व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं भैया sin 68 के मान तो मैंने याद ही नहीं किया कभी, मुझे लगा ही नहीं याद भी करना पड़ेगा sin 68 का। 0 डिग्री पे याद किया मैंने, 30 पे याद किया, 45 पे याद किया, 60 पे याद किया, 90 पे याद किया, तथा इनके गुणजों का याद किया जो इनका मल्टीपल बनता गया। बोला इतने की वैल्यू बस याद की मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक चीज देखना आपको, साइन यहाँ है, यहाँ क्या है, एक दूसरे के पूरक है। साइन का पूरक क्या होता है tan का पूरक cot, और उसका व्युत्क्रम भी क्या होता है sec का पूरक cosec। पूरक समझ में पता है ना। अगर sin cos का पूरक है तो क्या 68 भी 22 का पूरक है ना, पक्का दोनों कैंसिल आउट होने वाले, एक आएगा। बट अब हम तुरंत तो काट सकते नहीं, हम क्या लिख देते हैं साइन को, भैया साइन आप 68 डिग्री हो, 68 तुम टेंशन मत लेगा, मैं तुम्हें 68 ही लिखूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। 90 माइनस 22, क्या मैंने 68 नहीं लिखा, ठीक है 68 को बुरा नहीं लगा, ठीक है, माइनस 3 tan 40 tan 45 का मान मुझे पता है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, tan 45 यहां पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसको देखते ही फिर उदासी आ गई, tan 40 डिग्री का मान मैंने याद ही नहीं किया। अब tan 40 और यहां पर क्या बच रहा है tan 50। एक चीज देख रहे हो यार, tan 40 tan 50 आपके एंगल जो है एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आप एक दूसरे के पूरक नहीं हो, तो मैं आपको चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं, मैंने 3 लिखा और tan तुम्हें क्या लिख दिया मैंने 40 है ना, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 50 लिख सकता हूं। बोलिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है, फिर से 3 है tan है, 40 को क्या लिख दिया मैंने 90 माइनस 50। बोला 40 क्यों लिख दिया भाई, 90 में से 50 घटाऊंगा 40 आएगा ना, इंटू कितना tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 50। अब दोनों को नहीं चेंज करना है, अगर उनमें कुछ पूरक कोण है तो एक को बदलो एक को ना बदलो। अब इधर क्या हुआ 3 sin 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, क्या याद रखना है कि 90 270 पर मान बदल जाते हैं। कौन किस में बदलता है, कौन किस में बदलता है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल जाते हैं। साइन का पूरक कॉस का पूरक, tan का पूरक कॉट का पूरक, सेक का पूरक कॉसेक का पूरक, ठीक है ना। तो यहां पर साइन 90 है ना, 90 प्लस देखना है माइनस देखना है वो नहीं देखना मेरे को, 90 है ना, वैल्यू चेंज होगी, साइन का पूरक क्या बनेगा कॉस, जो यहां पर एंगल है उसको लिख दिया करो, 920 सब गायब। अब एक चीज देखना बाकी है बस कि तुम्हारा चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब बात इसकी है कि आपको पता है ना ASTC, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आप सबको, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट को ऐसा बता रखा है कि आप सब अभी तक दवाई खा रहे हो बोलने की, ठीक है, बोल नहीं पाए हो अब तक। तो यहां से ASTC आफ्टर इक्वल टू A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, और इसका व्युत्क्रम क्या है कॉसेक, tan और cot, cos और sec, ये सब अपने अपने घर में है। तो भैया 90 माइनस थीटा जो बन रहा है, इसका मतलब 90 यहां पर बनता है, देखिए
90 माइनस थीटा मतलब 90 पार नहीं किया और कम है, मतलब पहला चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव होता है, सबके लिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा। यहां पर माइनस होने की कोई संभावना नहीं है, तो जब धनात्मक होगा ठीक है। cos 22 नीचे लिख देते हैं, -3 tan 90 माइनस थीटा। फिर अभी समझाया मैंने, 90 पे वैल्यू चली जाती है, tan का पूरा क्या होता है, और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, सबके लिए धनात्मक है। इंटू 1 इंटू कितना, tan 50 है ना, tan 50 को मैं व्युत्क्रम के नियम से 1/cot 50 लिख सकता हूं। बोलो, व्युत्क्रम नियम लिखता हूं, ये कट गया, cot 50 से ये भी कट गया, क्या बचा यहां पर 3, और 3 इक्के 3 माइनस 3 बराबर स्वाहा। समझ में आया, नोट करिए। चलिए, ये मेरा चौथे का घ वाला क्वेश्चन, इसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, और पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो यही बनेगा मेरा क्या, बहुलक वर्ग। यहां पे लिखेंगे चूंकि अधिकतम बारंबारता 16 है, क्या है, 16 है, जो वर्ग 30 से 40 में है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, 30 से 40 होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, याद है, बोलिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस इंटू, यही होता है ना। तो यहां से सारी चीजों की वैल्यू आप निकाल लीजिए। L बराबर निम्न सीमा ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी, 30, F1 बराबर बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबार, F1 बराबर कितना होगा, बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता 16। F0 बराबर बहुलक वर्ग के जो बारंबारता उसके ठीक ऊपर वाली, ये आपकी F0 है, ये है F1, और ये क्या है F2। F0 बराबर 12 और F1 बराबर, अरे F2 बराबर कितना, 4। वैल्यू सारी पुट कर दे। H बराबर कितना है, 10, बोलिए। तो अब लगाने का मन नहीं कर रहा, क्या करना है, हम सॉल्व करा रहे हैं, आप सारी वैल्यू इसमें रख करके आप सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कोई दिमाग लगाना है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आगे चीजों को आप लगा लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्या बताई जाए यहाँ पर आपको, भाई सारी चीज तो मैंने लिख दी है, L का मान पता है, F1 का मान पता है, F0 का मान पता है, F2 का मान पता है, H कितना होगा मेरा, वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना है, 0 से 10 10 का गैप है, H बराबर 10 हो गया। सारी वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो बढ़ते आगे सवाल की ओर, लगा लीजिएगा पूरा, हो गया। चलिए, ये दो रैखिक समीकरण है दो चर राशियों वाले, इनको मुझे हल करना है, और मुझे शर्त दी गई है कि वज्र गुणन विधि का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में, आइए आपको वज्र गुणन विधि का फार्मूला याद करवाते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला याद भी क्या होगा, ठीक है ना। एक बढ़िया तरीका है इसको याद करने का, कि आप जानते हैं कि 3 बराबर होते हैं, यहाँ पर ऐसे 3 पद होते हैं बराबर, 3 पक्ष में, तो एक में x होता है, एक में y होता है, एक में 1 होता है। तो आप जो स्टार्टिंग करेंगे 1 से करेंगे, किससे करेंगे, 1 से, 1 अपान x अपान और y अपान, बोलिए इतना याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, शुरुआत मेरे पास ए बी सी रहेंगे, आपके 3 लोग, ए बी सी, ठीक है ना। तो अब ए से शुरुआत करूंगा मैं, पहले ए बी को लूंगा, यहां पर ए बी माइनस कितना, ए बी, फिर x के पास क्या लूंगा मैं, बी सी माइनस, फिर y के साथ में क्या लूंगा, सी ए माइनस सी। समझ में आया,
ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज है ठंडी में, क्या 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 खत्म वज्रगुणन। समझ पाए? ये एक का बटे एक्स का बटे वाई का बटे, दिमाग में क्या फीलिंग लानी है, एक का बटे एक्स का बटे वाई का बटे। शुरुआत एबीसी निकाह पर है, ठीक है ना। तो एबीसी में क्या करना, पहले ए बी लेना है, फिर बीसी, फिर सी, और ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, ठीक है ना। उसके बाद शुरू कर देना है 1 2 2 1। समझ में आ गई बात? फार्मूला रेडी है। अब यहां पर क्या करना मुझे, ये जो मेरे समीकरण है इसको पहले मैं मानक समीकरण लिखूंगा, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, मानक समीकरण। फार्मूला तो मैंने आपको अभी याद कराने के लिए दे दिया पर, फिलहाल स्टार्टिंग यहीं से होगी। मानक समीकरण a1x प्लस कितना, b1y प्लस कितना, c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। समझ में आया? तो a1 b1 c1, a2 b2 और क्या c2। a1 बराबर कितना है, तुलना कीजिए। a1 का मतलब क्या होता है, x का गुणांक पहले समीकरण में कितना है, 2 है। b1 कितना है, 1, y का गुणांक कितना है, 1 है ना। फिर अचर पद c1, मैं देख रहा हूं c1 इस पक्ष में लिखा है, यहां पर c1 बराबर के उस तरफ क्या है। अगर मैं इस तरफ लाने की कल्पना करता हूं तो इधर आकर -5 हो जाएगा, तो मैं c1 को क्या लिखूंगा यहां पर -5। a2 3, b2 -2, c2 -4, होगी बात, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अगर इन तीन रूप में ऐसे दिए गए हैं, तीनों को एक साथ लेकर मैं एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकता, किन्हीं दो को लेना पड़ेगा। अब किन्हीं दो को ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें एक अज्ञात राशि बचे। मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू पता है, नीचे सब मेरे क्या है, अज्ञात नहीं है कोई। अज्ञात कौन है, x और y है। यानी एक बार x को एक के साथ में लेके चलना है, तो इन दोनों को एक साथ लेके चलोगे, अज्ञात राशि सिर्फ एक ही बचेगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। जब एक बार y वाले को एक के साथ लेके चलोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलना है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो दो तो अज्ञात राशियां x और y मिल जाएंगी आपको। समझ में आया? एक बार इनको लेके चलते हैं। 1 अपान a1 b1, 1 अपान a1 b2, a1 b2, 2 2 9 माइनस का 4 माइनस, फिर 3 के 3। देखिए आप चीजों को अगर ऐसे लिखोगे ना तो यहां से भी चीजें बड़ी अच्छी से कर सकते हो आप, आपसे देखना नहीं है इसकी वैल्यू। ऐसे होता है a1 b2 माइनस कितना a2 b1, ऐसे जाता है, ठीक है ना। हो गया मेरा। अब यहां पर बराबर मैं x वाले को लेके चलना चाहता हूं, तो x बटे क्या b1 c2। अब यहां देखिए ये जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है ना। b1 c2 1 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, -4, माइनस 2 गुणे -5, माइनस माइनस प्लस 5 तो 9 10, तो प्लस 10 आगे क्या हो जाएगा, सीधे -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है ना। सॉल्व कर लेते हैं। -4 और -3 कितने हो जाएंगे, -7, x बटे -4 और कितने हो जाएंगे 14। इधर जाकर क्या हो जाएगा 14, उधर भेज दीजिए, -14 बटे कितना -7 बराबर किसके, इधर x के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 के साथ 7 दूनी 14, x का मान कितना मिल गया मेरे को, 2 मिल गया, ठीक है ना। अब एक बार क्या करेंगे, मैं दूसरा वाला लेके चलूंगा, 1 बटे ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 बटे -7, मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं, 1 बटे कितना -7 बराबर y बटे c1a2। ये देखिए यहां पर, अब ये लंबा लंबा होगा तीर, इसका पर किनारे वाला, ये किनारे वाला, ये किनारे वाला, ये किनारे वाला, तो 5 तिहाई -15 माइनस 4 2 माइनस का 8, माइनस का 8, जब आगे माइनस देखेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। अब 1 बटे -7 और -15 और +8 कितने हो जाएंगे, -7 ना। -7 इधर बटे इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, बोलिए
गुणे में यहाँ पे y अकेला बचा, -7 से -7 कैंसिल, माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया, सीधे y बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होकर के एक आ गया, 0 नहीं आएगा क्योंकि कटा है कि घटा है, कटा भाग हुई है ना, तो भाग होने पर क्या आता है, 1 आता है। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना, 2। ये आगे मेरे आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, 5वें का खा क्वेश्चन है। ये एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में फिर जो गिवन पॉइंट दिए गए हैं, बोला डी समांतर AC है, DF समांतर AE है और प्रूव करना है ये मैटर। अब त्रिभुज को आराम से समझिए। पहले त्रिभुज ABC मिला, क्या है मेरे पास, त्रिभुज। इस त्रिभुज ABC में एक रेखा यहां पर DE खींची गई, जो हमारी किस भुजा के समांतर है, AC के समांतर है। देखिए जो मैंने रेड मार्क किया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये AC भुजा किसके समांतर है, DE के समांतर है। फिर एक भुजा AE है इसमें, ये AE भुजा किसके समांतर है, DF के समांतर। बातें समझ में आई इतना। अब मुझे सिद्ध करना है कि BF का बटे FE, BF का बटे कितना, FE बराबर BE का बटे EC, BE का बटे कितना, EC। ये बातें प्रूव करनी है। तो आपने थेल्स प्रमेय के बारे में सुना होगा कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई जाए, तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। अगर इसको 3:2 में काट रही तो इसको भी 3:2 में काटेगा। बस शर्त क्या होनी चाहिए, ये वाली जो भुजा है इसके समांतर खींचो। आप चाहे यहां खींच दो, यहां खींच दो, कहीं भी खींच दो। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये जो त्रिभुज है मेरा, ध्यान से देखना, यहां पर ऐसे आपके लिए अलग से बना देते हैं इसको। ABC है मेरा और यहां पर जो इसके समांतर खींची कौन है, DE है ना। बोलिए अब क्या था फिगर, बस इतना फिगर देखिए, अभी आपको एकदम दिमाग चलेगा एकदम बढ़िया से। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल दे रखा है ना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट करूंगा, चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज भाई ABC में DE समांतर है किसके, AC के। DE समांतर किसके है, AC के समांतर है। अगर DE AC के समांतर है तो क्या बनेगा, BD बटे DA, BD बटे कितना, DA बराबर BE बटे EC, BE बटे कितना, किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। बात समझ में आई। समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया। फिर से एक कोई दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लिया जाए, और समांतर वाली कंडीशन किसमें है, ये है और ये है ना, ठीक है ना। तो ABE तक, अगला क्या रहेगा मेरा, ABE तक। केवल E तक लूंगा मैं, और यहां ये जो है मेरा D से पॉइंट आया है F। बोलिए समझ पाए। इस बार ये त्रिभुज लेना है मेरे को, ABE तक, त्रिभुज ABE में क्या समांतर है किसके, DF समांतर है AE के, DF समांतर है किसके, AE के। तो यहां पर क्या रेशियो बनेगा, BD बटे DA, BD बटे कितना, DA बराबर DF बटे F। ये भी समीकरण नंबर 2 और ये भी किससे भैया, थेल्स प्रमेय से। समझ में आ गई बात। बोला 2 समीकरण बना लिया, अब मैं क्या करूं। अब देखिए दोनों समीकरण को गौर से देखिए, जब कुछ खास बात नजर आएगी तो बताइए। BD बटे DA बराबर BE बटे EC और BD बटे DA बराबर BF बटे FE। एक मिनट क्या 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 बराबर, BD बटे
यहां भी BD बटे भैया समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों समान है, तो निश्चित रूप से इनके दाएं दाएं पक्ष भी क्या होंगे, कहीं ये दाएं पक्ष हमारा प्रूविंग पॉइंट तो नहीं, BF बटे FE ये रहा और BE बटे EC ये रहा, यही तो है प्रूविंग पॉइंट। समझ में आया? कहानी खत्म। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो बराबर उनको इग्नोर कीजिए और इस मैथड को लिख दीजिए क्या कि BF बटे FE बराबर किसके, BE बटे EC। ठीक है ना, समझ पाया? ठीक। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। एक मेरी तांबे की छड़ है, मान लेते ये है मेरी तांबे की छड़। ठीक, अब इस तांबे की छड़ की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और 8 सेंटीमीटर लंबे। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है R बराबर वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आगे इसको एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। भाई धातुओं के अंदर एक गुण होता है, ठीक है ना, उनको पिघलाकर तार खींचे जा सकते हैं। तो इसको पिघलाकर मैं पतले पतले तार खींच रहा हूं और तार की लेंथ फिक्स कर रहा हूं। मैं एक तार बना खींच रहा हूं इससे, इसको पिघला करके एक तार बना रहा हूं। कितना लंबा, 18 मीटर। कितना लंबा है, 18 मीटर। मीटर है, मीटर में दे रहा है जी, 18 मीटर का, ठीक है ना, 18 मीटर का लंबा तार है, इसको खींचा जा रहा है। और पूछ रहे कि तार की भैया मोटाई कितनी होगी, इस तार की क्या मोटाई, मोटाई का मतलब व्यास पूछ रहे हैं इसका कि व्यास कितना होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन बातें हैं। भैया मैंने ये जो तार था मेरा 8 सेंटीमीटर लंबाई का और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इस तार को मैंने पिघला लिया, ठीक है ना। तो जो कुछ भी मेरे पास एक आयतन मिला उसका, उसी आयतन से मैंने क्या किया, एक तार खींचा पतला सा, ठीक है ना। अब उस पूरे तार 18 मीटर लंबा तार गया, मुझे बस इतना ही लंबा चाहिए था। अब 18 मीटर लंबे तार की कुछ मोटाई होगी। अब दुकान पे खरीदने जाते ना कि तार दे दीजिए, वो क्या बोलता है दुकान वाला कि कितने mm का चाहिए आपको, 4 mm का, 6 mm का, कौन सी केबल चाहिए, कौन सा वायर चाहिए, कितने mm का। तो mm जो बोलता है उसका क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास होता है उसका। बात समझ में आई? तो वही पूछ रहा है, बताइए कितना मोटाई होगी इसकी। तो दोनों चीजों में आयतन दोनों का क्या होगा, समान होगा। अब इस बात को लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में कि तांबे की छड़ का आयतन बराबर किसके होगा, खींचे गए तार के आयतन के बराबर। खींचे गए तार का आयतन। बात समझ आई? अच्छा, दोनों की आकृतियां क्या है, बेलनाकार है ना। जो छड़ है वो भी बेलनाकार है और जो मेरा तार खींचा गया है ये भी बेलनाकार होगा, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिखा मैंने यहां पर। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या हमने r1 मानी है, ठीक है ना, और ऊंचाई को मैं क्या इंडिकेट कर लेता हूं, h1। और इसकी जो भी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी r2 हो जाएगी और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी h2। लेकिन h2 में एक प्रॉब्लम है, ये चीजें मेरी किस में है, सेंटीमीटर में है, और यहां पर जो लंबाई दे रखी है मेरे को क्या है, 18 मीटर है। तो 18 मीटर मान के चलो, या क्या कर दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए, ये मेरा H2 हो गया। बात समझ में आई? अब तांबे की छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई r1 स्क्वायर इंटू कितना, h1 बराबर किसके, पाई r2 स्क्वायर इंटू कितना। क्लियर है बातें? ठीक है यहां तक? अब पाई से देखिए पाई कैंसिल ही हो गया, r1 का स्क्वायर, r1 पता है मेरे को कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग करूंगा 1 ही रहेगा। h1 कितना है मेरा
8 सेंटीमीटर बराबर R2 नहीं पता, R2 के पीछे तो मैं इतना सब वर्क कर रहा हूं, R2 ही मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो R2 का स्क्वायर रहने देता हूं यहां पर। H2 कितना लिया, 1800। बात समझ में आई। अब R2 का अगर स्क्वायर निकालो तो 1800 को इधर मिलाऊंगा मैं, 8 बटे कितना हो जाएगा ये 1800 हो जाएगा बराबर किसके, R2 स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा इधर रूट। मैं इसको किससे काट देता हूं, 2 से काट देता हूं, 8 से कट जाएगा पूरा, कितना आएगा 225। अब 1/225 आया, ठीक है ना, क्या है 1/225। तो 1/225 का वर्गमूल क्या होता है 15 ना। तो R2 बराबर क्या आ गया भैया 1/15, क्या सेंटीमीटर में आया। लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा था, व्यास पूछा था, क्या त्रिज्या मोटाई होती है, व्यास मोटाई होती है ना, ठीक है ना। तो तार का व्यास बराबर त्रिज्या की दोगुनी, तार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे R2, ठीक है ना। तो 2 गुणे कितना 1/15, अब 2/15 हो गया, ठीक है ना, इतना क्या सेंटीमीटर। सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है ना, 0.133 इतना सेंटीमीटर। चाहे इसी पे आंसर छोड़ दो चाहे इस पे, तो ठीक है, दोनों बातें ठीक है। समझ में आया, बोलिए, ठीक है, नोट कीजिए। एक लास्ट सवाल बचा है, 5वें का घा है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। 5वें का घा, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। पूछ रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब समांतर माध्य, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले मेरे को xi निकालनी पड़ती है। xi कैसे निकलती है, जो वर्ग अंतराल की सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं आधा। तो 45 और 55 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 100 का आधा 50। फिर 65 और 55 को जोड़ूंगा तो 120 का आधा 60। फिर अब यहीं से शुरू कर देते हो, 50 60 70 80 फिर कितना 90, ठीक है ना। फिर आगे कौन सी साइड निकाल लेता हूं मैं, xi fi निकाल लेता हूं। तो 50 दिया 150, 60 गुणे 10 बराबर 600, 70 गुणे 11 बराबर 8 अठाई 64 640 और 9 त्रिक 27 217। अब क्या निकालूंगा मैं यहां पर सिग्मा fi xi और यहां पर सिग्मा fi। कितना है सिग्मा fi, हाँ 35 और इसका योगफल 0 5 7 7 5 12 12 4 16 16 4 20 3 23 के 3 हासिल 2 और 6 7 7 14 14 और 6 20 20 2 22 22 2 24, ठीक है। अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है, समांतर माध्य बार x बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा fi xi बटे कितना सिग्मा बराबर सिग्मा fi xi कितना है 24 30 बटे कितना, काट पीट लोगे इसको, ठीक है। किससे 5 से कट जाएगा, 5 7 35 5 चौक 20 4 आया 43 हो गया, 5 अठे 40 3 43 30 हो गया, 5 छक 30। 7 से क्या कटने की संभावना है, 7 में 7 छंग 42 42 6 28 नहीं कटेगा ना, तो दशमलव में ले आते हैं 69.42 कितना 69.42 कंफर्म है, हो सकता है। देखिए भैया कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि बच्चे बीच में बोल देते हैं, तो अब उसको मैं क्या चेक करूं, बट कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्या करना था मेरे को, इसमें xi एक नई चीज निकाली मैंने, ठीक है ना। फिर fi xi निकाला और मेरा फार्मूला होता है बार x बराबर जो सिग्मा fi xi होता है उसको किससे भाग देते हैं सिग्मा fi, ठीक है ना। तो लगभग इतना आ रहा है अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स लगभग, ठीक है ना। आंसर समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सवाल था। इसके साथ आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इस सारे खंडों को देखा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बचे हुए खंडों को, और उस वीडियो में इस सेट का लास्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।